अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं और एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या है? Nucleophilic substitution reaction is a class of organic reaction where one nucleophilic replaces another. It is very similar to the normal displacement reaction which we see in chemistry, where a more reactive element replaces a less reactive element from its solid solution. The group which takes electron pair and displaced from the carbon is known as leaving group, and the molecule on which substitution takes place is known as substrate. The leaving group leaves as a neutral molecule or anion. The reactivity or strength of nucleophile is called its nucleophilicity. So in a nucleophilic substitution reaction, a stronger nucleophile replaces a weaker nucleophile from its compound. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का बात ही यही होती है कि रिप्लेस करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे भी यही होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस करता है अनदर को, और वही बात है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिप्लेस करेगा वीकर न्यूक्लियोफाइल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड रफली एज फॉलोज। आप इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे आर जो है वो एल जी के साथ अटैच है, प्लस न्यूक्लियोफाइल अलग है, और एरो के बाद जो है वो आर न्यूक्लियोफिल के साथ अटैच है, एंड प्लस एल जी जो है वो अलग है। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि आर इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, एल जी इज इक्वल टू लीविंग ग्रुप यानी कि लेस न्यूक्लियोफिलिक, एंड एन यू इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जिस तरह हमने पीछे थ्योरी में बात की थी वही हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से इक्वेशन में रिप्लेसमेंट हुई है। अब एग्जाम्पल, consider reaction of methyl bromide with sodium hydroxide gives sodium bromide as a side product with methanol as the main product। अब वो यहाँ पे भी देखें, बता रहे हैं कि एग्जाम्पल में आप देखें CH3 Br के साथ अटैच थी और प्लस OH। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि OH जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो वो अटैच हो गया CH3 के साथ, और Br जो है वो लेस न्यूक्लियोफाइल था तो वो अलग हो गया। यानी कि हमेशा ऐसा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो रिप्लेस कर देगा वीकर न्यूक्लियोफाइल को, और इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखें, मिथाइल ब्रोमाइड सबस्ट्रेट है, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, मीथानॉल प्रोडक्ट होगा, और ब्रोमाइड आयन जो है वो लेस न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्ट्रक्चर शेयर किया, उसमें बस एग्जांपल्स हैं कि किस न्यूक्लियोफाइल के अगर रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास। यानी कि अगर हम RX को देखते हैं तो जब वो RCOO के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ईस्टर्स बन जाएंगे। NH3 अगर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो हमारे पास अमाइंस बन जाएंगे। SR रिएक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास सल्फाइड्स बन जाएंगे। SH करेगा तो मरकैप्टन्स बन जाएंगे। CN बनेगा तो नाइट्राइल्स, OR बनेगा तो ईथर्स, OH होगा तो अल्कोहल। ठीक है, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये बता रहे हैं कि इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या आगे से रिएक्शन फॉर्म्ड होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन पे। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू डिनोटेड देयर लोन पेयर्स टू अ पॉजिटिव सेंटर। इट इज़ अ काइनेटिक टर्म विच रिलेट टू द रेट एट विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अ सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ये होती है कि एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स टू डिनोटेड देयर लोन पेयर्स टू अ पॉजिटिव सेंटर, उसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एटम, यानी कि अब न्यूक्लियोफिलिक एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ कॉमन लॉजिक टू अंडरस्टैंड दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लोजली हेल्ड कैन बी डिनोटेड ईजिली। Therefore, nucleophiles having lone pairs on highly electronegative atoms are less nucleophilic or weaker nucleophiles। यानी कि जिनकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनकी जो है वो लेस और वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नियर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन द न्यूक्लियोफिलिक इंक्रीजेज देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की जो प्रेजेंस होती है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स में वो इंक्रीज़ करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। फॉर एग्जांपल CH3COO इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन HCOO because CH3 is an electron releasing group which increase the electron density on oxygen। क्यों है? क्योंकि CH3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, इसलिए जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स में हो, क्योंकि वो इंक्रीज़ करते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। लिविंग कैपेसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप,
In a nucleophile substitution reaction, the rate of the reaction depends on the nucleophilicity of the incoming nucleophile and the leaving capacity of the leaving group, which is related or substituted. The more the leaving capacity of the leaving group, faster the reaction is. यानी कि ये होता है कि लिविंग कैपेसिटी जो है वो लिविंग ग्रुप की डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी है जो आगे न्यूक्लियोफाइल आने वाला है उस पर, ठीक है, टू लीव द लिविंग ग्रुप। सही है, इस तरह से रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन होती है। द ओनली थंब रूल फॉर डिसाइडिंग लिविंग कैपेसिटीज इज डैट वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, यानी कि जो हमारे पास वीकर बेसिस होंगी ना वो हमारे पास बेटर लिविंग ग्रुप कहलाएंगी। ये आपको एक इजी चीज़ पता चल गई है कि जो वीक बेस होगी वो बेटर लिविंग ग्रुप होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ग्रेटर दैन क्लोरीन ग्रेटर दैन ब्रोमीन ग्रेटर दैन आयोडीन इज़ द ऑर्डर ऑफ लिविंग कैपेसिटी, यानी कि लिविंग कैपेसिटी का इस तरह से ऑर्डर होगा कि जितना वीक बेसिस होगी उतनी ही वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। The rate of nucleophilic substitution reaction not only depends on nucleophiles and leaving capacities but also on the mechanism by which the reaction takes place। यानी कि अब मेन बात आ रही है कि उनके मैकेनिज़्म पे भी डिपेंड करती है कि किस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो जब हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की, तो दो तरह के मैकेनिज़्म आ जाते हैं हमारे पास, SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SN1 मैकेनिज़्म से। SN1 mechanism, it is called unimolecular nucleophilic substitution reaction. For SN1 mechanism having Rx as substrate and Nu as the incoming nucleophile, the rate law can be presented as follows: R is equal to K bracket Rx, where R is equal to rate of SN1 reaction, K is equal to rate constant, Rx bracket concentration of substrate. From the above equation we can see that the rate of SN1 mechanism depends only on the concentration of the substrate and is independent of the concentration of the incoming nucleophile. Indirectly the rate depends on leaving capacity of the leaving group but independent of the nucleophilicity of the incoming nucleophile। यानी कि वो कह रहे हैं कि SN1 मैकेनिज़्म सबसे पहले तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है और ये जो है वो 2 स्टेप्स में पूरा होता है, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि इसका जो रेट है ना वो डिपेंड करता है लीविंग कैपेसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप पे और इंडिपेंडेंट होता है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफिल। इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट बीइंग द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड heterally to form a carbocation and XO and second being the attack of nucleophile onto the carbocation। यानी कि 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, उसके बाद जो है वो being the attack of nucleophile onto the carbocation। In a multi-step process such as this, the rate determining step is given by the slowest step। rate determining step कौन सा step होगा? सबसे slowest step होगा। And of the 2 steps above, the formation of the carbocation is the slowest step। जो हमारे पास formation होगी carbocation की वो हमारे पास slowest step होगा and therefore the rate determining step। Here unlike SN2, the incoming nucleophile can attack from both sides, opposite and the same sides as leaving group, therefore the products will always be recurrent product 50-50% in enantiomers of the same compound for different substrate। the rate of SN1 depends linearly on the stability of a carbocation formed। यानी कि इस तरह से होगा कि जो लो डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो हमारे पास वो वाला स्टेप होगा जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन होगी और वही हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप भी होगा। Therefore, the order of reactivity of first, second, third alkyl halides will be third is greater than secondary and secondary is greater than primary stability of a carbocation। यानी कि इस तरह से order of reactivity होगी। Rate is increased when a polar pyretic solvent is used since it increases the ionization to form carbocation। ठीक है, रेट तब जो है वो इंक्रीज़ होगा जब हमारे पास एक प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो इंक्रीज़ करेगा आयनाइजेशन टू फॉर्म कार्बोक्लेशन। अब हम स्ट्रक्चर मैंने आपके पास शेयर किया कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन का। अब आप स्टेप 1 देखें, यहाँ पे जो है वो स्लो हो रहा है, सबस्ट्रेट आके अटैच्ड हुआ है, फिर हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड हुई है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन हुआ है। सेकंड स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है कार्बोकेशन पे एंड देन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच्ड हो गया, रिप्लेस कर दिया उसने और इस तरह से हमारे पास SN1 मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन में आ गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास SN1 मैकेनिज्म काम करते हैं। फिर हम आ जाते हैं SN2 मैकेनिज्म पे। इट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। इट फॉलोड सेकेंड ऑर्डर kinetics and the rate law for a reaction following the SN2 mechanism is as follows. For SN2 reaction of the form
RLG प्लस NU एरो RNU प्लस LG, यानी कि इस तरह से होता है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स बोथ ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल, यानी कि SN2 जो है वो डिपेंड्स करता है बोथ, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। देयरफॉर बोथ न्यूक्लियोसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द लीविंग कैपेसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। द मैकेनिज्म फॉर SN2 रिएक्शन इज एक्सप्लेन taking CH3X methyl halide and some nucleophile NU. It is a single step process consisting of one intermediate. यानी कि इसमें क्या होगा कि सिर्फ सिंगल स्टेप है आपके पास और यही जो है वो पूरे रिएक्शन को मैकेनिज्म को करेगा। प्रोसीड थ्रू द बैक साइड ऑफ द LG अटैक ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टू अवॉइड रिपल्शंस leading to an intermediate which is indicated using two dotted lines between carbon nucleophile and carbon X. The two dotted lines in the intermediate indicate that the CX bond is broken and the CNU bond is formed. यानी कि जो डॉटेड लाइंस आपके पास स्ट्रक्चर में होंगी वो ये बताएंगी कि CX जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और CNU बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड हो चुका है, एंड एट द एंड CX बॉन्ड इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन एंड द CNU बॉन्ड इज़ कम्प्लीटली फॉर्म्ड. Since its backside attack of the nucleophile, the product will always have an inverted configuration. Write the substrate, therefore the SN2 mechanism always results in inversion of configuration, क्योंकि वो एक backside process होता है, attacked होता है. In case of d-butyl of chloride, SN2 mechanism becomes increasingly difficult as the nucleophile will find it difficult to attack from the backside due to the presence of bulky methyl. Highly crowded substrates will be less reactive towards the SN2 mechanism, यानी कि जो highly crowded substrates होंगे वो less reactive होंगे जब हमारे पास SN2 mechanism होगा. The order of reactivity 1 primary, secondary, tertiary halides is as follows. अब यानी कि क्या होगा, प्राइमरी जो है वो ग्रेटर होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ग्रेटर होगा टर्शरी से. स्टेरिक हाइड्रेंस, द रेट्स ऑफ SN2 रिएक्शंस आर enhanced if polar aprotic sulfates such as DMF, DMSO etc. are used as reaction mediums. ठीक है, इसमें ये होगा ऑर्डर के प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी, और SN1 में क्या हो रहा था कि टर्शरी ग्रेटर दैन प्राइमरी एंड प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया आपके पास सबस्ट्रेट का. यहाँ पे देखें BR को वो शो करवा रहे हैं कि लिविंग ग्रुप है और CL को उन्होंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल है. इस तरह से हमारे पास SN2 मैकेनिज्म का स्टेप्स होते हैं. यहाँ एक ही स्टेप में आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा. इस इक्वेशन से भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड पहले ब्रेकिंग होती है, किसकी BR और कार्बन कंपाउंड की ब्रेकिंग होगी लिविंग ग्रुप की. उसके बाद जो है वो अटैच्ड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से कार्बन कंपाउंड और वो जो दूसरा हमारे पास बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा. इस तरह से जो है वो ये पूरा स्टेप हो जाता है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म का. नेक्स्ट मैंने आपके पास कुछ डिफरेंस यहाँ पे शेयर किया SN1 एंड SN2 का कि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ. यहाँ पे देखें SN1 में स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉर्म्स अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट. SN1 में क्या होता है कि स्टेप वाइज मैकेनिज्म होते हैं तो कार्बोकेशन इंटरमीडिएट होता है. SN2 में क्या होता है, एक पूरा वन स्टेप मैकेनिज्म होता है. सेकंड, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स अ सिंगल मॉलिक्यूल. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल होता है और SN2 में जो है वो इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल्स. इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेशन, यानी कि SN1 में जो है वो रीअरेंजमेंट्स होती हैं. SN2 में नो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेशन. SN1 में कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट हैव बोथ इन्वर्टेड एंड रिटेन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जब हम SN1 की बात करते हैं तो उनमें इन्वर्टेड एंड रिटेन कॉन्फ़िगरेशन होती है और जब हम SN2 की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है. अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो टर्शरी हमारे पास ग्रेटर होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है और उसके बाद जो है वो प्राइमरी होता है और उसके बाद जो है वो मिथाइल होता है. अगर हम SN2 में बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड उसके बाद टर्शरी ऑर्डर होता है. इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर्स होते हैं. ये मैंने इसलिए आपको ये भी स्लाइड शेयर की है कि इससे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स हो जाएगा कि SN1 में क्या डिफरेंस है, SN2 में क्या डिफरेंस है. तो फाइनली हमने जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होल टॉपिक कवर कर लिया है. SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म और उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन छोटी मोटी थी वो भी कर लिए हैं. आई होप कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया है. अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ. नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा.